अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद ख़ान और मेरा शो है कौम की आवाज़ विद जुनैद ख़ान। आज इस शो में जो मेहमान हमने मदऊ किए हैं उनका ताल्लुक़ एक ऐसे फ़न से है जिससे आप अपने आप पे काबू भी रख सकते हैं और आप किसी और को धो भी सकते हैं और आप अपना सेल्फ़ डिफेंस भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में दानिश ख़ान, जो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, चैम्पियन हैं और पाकिस्तान में वो इन्होंने चीज़ें और वो इनामात हासिल किए हुए वर्ल्ड वाइड जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो आइए मैं आपसे इनका तारुफ़ कराता हूँ। दानिश ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। दानिश, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और चाहेंगे कि आप अपने आर्ट के बारे में बताएं जो कि मार्शल आर्ट कहलाता है। ये कहाँ से आया, इस फ़न की क्या ख़ुसूसियात हैं और इनसे इंसान को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मार्शल आर्ट एक अनआर्म कॉम्बैट है जो कि इंसान की सेहत, ज़िंदगी और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। और साथ ही साथ मार्शल आर्ट एक बहुत कदीम आर्ट है जो कि रोमन एम्पायर से मुंसलिक किया जाता है। मार्शल आर्ट बेसिकली जंगी फ़नून भी है और रोमन एम्पायर, जो कि आपको पता है कि तमाम अंबिया कराम जितने दुनिया में आए तो उनसे भी पुरानी तारीख़ें जो है वो रोमन एम्पायर की मिलती हैं। और कम से कम 5,000 साल पुरानी तारीख़ तो मेरे पास भी मौजूद है रिटन। तो मार्शल आर्ट जो है वो बेसिकली जंगी फ़नून थी, जंग लड़ने के लिए, बर्बरियत और जुल्म के लिए एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ थी। जब ये सफ़र करके अलग अलग ज़मानों में आती रही तो इसमें बदलाव भी आया और जब ये सहाबा कराम के ज़माने में यानी अरब के दौर में आई तो ये इस तरह बदली कि इसमें बर्बरियत और तकलीफ़ देना किसी को और जो जंग की जो बेइख्तियारी एक इंसान जो किसी पे अपनी हुकूमत करना चाहता है वो मामला वो अंसर ख़त्म किया गया और सहाबा कराम ने इसको एक बेहतरीन शक्ल दी। तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि मार्शल आर्ट जो है वो मुसलमानों का काम नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों का और चीनी जापानियों का काम है, जबकि हकीकत में बहुत बड़ा किरदार है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और ख़ास तौर पर हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, जिसको आप अलैहिस्सलाम ने चीन की तरफ ख़ुद भेजा था रेशमीन कपड़े की तिजारत के लिए। और उस वक्त तक चीन को मार्शल आर्ट का इतना ज़्यादा मालूमात नहीं थी, वो सिर्फ़ अपनी सल्तनत को और दीगर मामलात में मशहूर था। तो जब वहाँ जाके सिक्योरिटी का सबसे पहला निज़ाम कायम किया तो हज़रत साद इब्न वक़ास थे। अच्छा। और पहली तोप बनाने वाले भी हज़रत साद इब्न अबी वक़ास थे। और फिर सिल्क रोड को, जो कि उसकी शाहराह रेशम जिसे कहा जाता है, उसको भी मेंटेन करने वाले, उसको सही मुनज़्ज़म करने वाले हज़रत साद इब्न अबी वक़ास थे। दानिश, हम ये जानते हैं कि आप जो है इस वक्त मार्शल आर्ट पे पहले पाकिस्तानी हैं जो रिसर्च भी कर रहे हैं। तो हमें रिसर्च के हवाले से पता है, हम तो इसको समझते हैं ये चीनी खेल है, ये जापानी खेल है, ये कोरियंस का खेल है। तो ये क्या आपने तो इस पर रिसर्च की, आप हमें उसके बारे में बताएं, अपनी रिसर्च के बारे में बताएं। देखें, जब इसको हम रोमन एम्पायर से मुंसलिक करते हैं तो इसी मार्शल आर्ट को पेनक्राशन के नाम से मशहूर किया गया है। और जब इसको हम यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुंसलिक करते हैं, जो कि आज उनकी कोई लड़ने की सलाहियत और तरीक़त नहीं मिलती आज, क्योंकि ज़माना तब्दील हो गया और वो अब एक तलवार के डांस में तब्दील हो चुका है। तो वो तिप तत् वो इस नाम से किया जाता था मार्शल आर्ट। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने में उनसे सीखे हुए लोगों ने शुरू किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर जब ये अरब में आया तो अरब ने अपनी तारीख़ कागज़ पे नहीं लिखी बल्कि अपने अमालों से लोगों के दिलों पे लिख दी। तो वो जो लड़ने का तरीका था, अगर आज हम हज़रत अली की बात करें तो कोई तलवारबाज उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। हज़रत उमर की बात करें तो कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करें तो कोई सामने खड़ा, यानी जितने भी सहाबा इकरामों के मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ नाम में रह गए, इनके सामने आज तक कोई भी रोमन एम्पायर से लेकर ताकतवर खड़ा नहीं रह सका। फिर भी हम ये कहते हैं कि चीनी, जापानी, ओकिनावन, कोरियन। तो ये जब सफ़र करता हुआ अरब तक आया, अरब से चीन तक गया, तो चीन से मुंसलिक जितने करीब के आइलैंड थे, जो शहर थे, मुल्क थे, ये वहाँ भी गया। तो सहाबा इकराम का जो ज़माना ख़त्म हुआ, फिर तबातबाइन आए और फिर जो अब्बासी सल्तनत का ज़वाल आया, तो उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई और फिर जो चीनियों ने जो सीखा तो उसको ज़िंदा रखने के लिए ह्यू के नाम से मुस्लिम आज ही मशहूर है। अच्छा। और नक्शबंदी सिलसिले के बड़े सख्त पैरोकार हैं वो लोग। अच्छा। और वो आज से नहीं, वो सहाबा इकराम के ज़माने से, यानी हज़रत साद इब्न वक़ास के हाथ बैत हुए हुए मुसलमान थे। और शानज़े प्रोविंस हो गया जहाँ पे उनका मज़ार भी है आज, हज़रत साद इब्न वक़ास का, चाइना में। तो ये मार्शल आर्ट हर ज़माने में तब्दील होती चली गई और सबसे सिविलाइजेशन जो
पॉजिटिव सिविलाइजेशन हुई वो अरब के ज़माने में हुई। चीन में आई तो ये चाइनीज़ कुंफू के नाम से मशहूर हो गया। जब ये कोरिया गई तो वहाँ पे अलग अलग नामों से मंसूब हुआ और आज उसको उन्होंने बहुत ही लाइट स्टाइल बना के जो है ना ताइक्वांडो के नाम से मशहूर कर दिया। और जब ये जापान में आई तो फिर ये कराटे के नाम से भी बहुत बाद में जाके नाम आया। इससे पहले उसका नाम कराटे जापान में कभी किसी को पता भी नहीं था कि कराटे होती क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ओकिनावन ने ये चीज़ सीखी और चाइनीज़, जैसे मैंने आपको बताया 36 फैमिलीज़ चाइना से जंग की इंकारी करने की वजह से ओकिनावा आई और वहाँ के अमन से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो जापान जो कि करीब था और उनको डर था कि ये जो चीनी लोग करीब आ रहे हैं हमारे, कहीं हम पे हमला ना कर दें, तो उन्होंने इन पर हमला कर दिया ओकिनावंस के ऊपर और उनकी नस्ल कशी की, बहुत नुकसान पहुँचाया। बहुत बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स उसमें जो है वो मरे भी और जापानियों को ख़तरनाक हैंड कॉम्बैट के अंदर उनको मात भी हुई, जिसकी वजह से उनको ये पता चला कि हाथों की भी कोई कला है जो ओकिनावा बाद में सीखी इन लोगों से। और फिर अमेरिकन आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर आप देखा कि पूरा जापान ओकिनावा के ऊपर कैप्चर करने वाले भी, बॉम्बिंग करने वाले भी। हिरोशिमा एक बहुत बड़ी मिसाल है, नागासाकी। तो उन्होंने फिर आज दोनों आइलैंड के ऊपर, यानी जापान ने भी ओकिनावा के ऊपर भी अमेरिकन का। दानिश, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो या तो ब्रूस ली को जानते थे कि ये मार्शल आर्ट का जो है खिलाड़ी है और बहुत अच्छा जानता है, या हम यहाँ पे ताई साहब को जानते थे। तो इन दोनों के गेम में क्या फ़र्क है? दोनों का एक ही था। अब हम जानते हैं एक चीज़ है जुडो कराटे है, एक ताइक्वांडो है, और इनमें क्या फ़र्क है? और एक आपने बताया था अभी हम लोग जब गुफ्तगू कर रहे थे तो ताई साहब के नाम से भी, ताई बांडो के नाम से शायद आपने कुछ बताया था कि वो भी एक गेम है, और ये किक बॉक्सिंग है। तो ये क्या, इनमें क्या फ़र्क है? या एक ही चीज़ है या सेल्फ़ डिफेंस के मुख्तलिफ मोड्स हैं? देखिए, पाकिस्तान में जब मार्शल आर्ट आती है तो वो इसी तरह आती है जिस तरह हमारे यहाँ किसी कंपनी का इंजन यहाँ पे लेके आते हैं, किसी बॉडी का पार्ट लेके आते हैं, इस्तेमाल वो 50 साल पहले ख़त्म कर चुके होते हैं, हम उसको बाद में यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मार्शल आर्ट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर ये रहा है कि एजुकेशन बाद में आई, प्रैक्टिकल पहले शुरू हो गया। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना टैलेंट बहुत है, लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से हर चीज़ बहुत ऑकवर्ड सी है। और मार्शल आर्ट अगर हम देखें तो अर्ली 70s के अंदर जो है, जो मोहम्मद अशरफ ताई साहब थे, उन्होंने जो है इसको कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि ये खबर गलत है। जब लोगों को यही नहीं पता कि कराटे में और बाकी चीज़ों में डिफरेंस क्या है, तो फिर वही वाली बात है कि जो हाथ से काम किया जाएगा, यानी मोची जो है वो भी काम हाथ से करता है, सिलाई कढ़ाई करता है, और एक सर्जन भी सिलाई कढ़ाई बॉडी पर करता है। दोनों को अगर हम एक कर देंगे तो सिर्फ एक एजुकेशन है जो हमें बता सकती है कि इसमें फ़र्क क्या है। तो जो बांडो है बेसिकली अशरफ ताई साहब का जो नाम है ताई, तो वो ताई नाम को उन्होंने यूज़ किया, उसको ताइस कर दिया। और बांडो जो है बेसिकली बर्मी बॉक्सिंग है। अच्छा। तो वो उन्होंने अपने ज़ाती नाम को प्रमोट करने के लिए, जो कि हमेशा से होता है कि ब्रूस ली ने हमेशा अपने नाम को प्रमोट किया, और फिल्म भी अगर उसकी चलती थी तो उसकी ब्रूस ली के नाम पे चलती थी। तो इसी तरह उन्होंने भी अपने नाम को कैश किया और ब्रूस ली के साथ, जैसे कि नाम मशहूर है कि ब्रूस ली की फ़िल्म, ऐसे ही ताइस बांडो। ये कराटे नहीं है। ब्रूस ली साहब का मशहूर है कि उनको शायद मर्डर किया गया था, तो क्या ये बात सही है या आपकी रिसर्च क्या कहती है? जी, कि रिसर्च के अंदर तो बिल्कुल उलट इसके बारे में पता चला है। उनके एक पाँव छोटा बड़ा था, वो जब उनकी बॉडी ज़मीन पे खड़ी होती थी वो कभी भी सीधा खड़ा हो नहीं सकते थे। अच्छा। इसीलिए वो हमेशा आप देखिएगा कि वो अपनी फिल्मों के अंदर फाइट करते हुए एक टांग ऊपर नीचे करते थे हमेशा। जी जी जी। और हमारे यहाँ जो कि कॉपी पेस्ट वाले लोग होते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं लोगों को देख के, फिल्मों को देख के, तो उन्होंने बोला कि शायद ये कोई स्टाइल होगा। कि आपका इंटरेस्ट कैसे इसमें आया? क्या होता ही है ना कि कोई ना कोई सैड स्टोरी होती है पीछे किसी के, तो क्या आपकी क्या मारवार पड़ी बचपन में कि आपने कहा नहीं यार अब मैं जो है ना ये सीखूंगा कराटे और इनसे अपना जो है ना बदला लूँगा या रिवेंज करूँगा? तो क्या है स्टोरी आपकी, इसके पीछे कोई है? देखिए, बचपन से मेरा माइंड तो इस तरह से मेरे पहले से हुआ था कि मेरे जो फादर थे वो ख़ुद कराटे के असर में पानी है। जो 1969 में कराटे को जो है वो ओरिजिनल कराटे को, उससे कैरिकुलम को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरिकुलम, वो यहाँ लेके आए। लेकिन यहाँ पे कुछ हालात ऐसे थे अर्ली 60s में कि जॉब्स के भी इशू थे, फिर हर कोई बाहर नहीं जा सकता। आपके वालिद साहब का इसमें क्या नाम क्या? मेरे फादर का नाम जो है वो शाहिद अली ख़ान है। अच्छा। और वो फिर ये मार्शल आर्ट सीख कर, ओकिनावा का स्टाइल था, ओकिनावा का जो स्टाइल है वो पाकिस्तान ने पहली बार, इनफैक्ट कराटे को जो है पहली बार लेके आने वाले वही थे। और उस वक्त 1969 में कराटे मार्शल आर्ट का नाम पाकिस्तान में कभी लिया भी नहीं गया होगा शायद। तो मुझे घर से एक तरबियत गायबाना मिली रही थी, लेकिन चूंकि मैं उसका प्रैक्टिशनर नहीं था, तो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि मैं जिस जगह रहता था वहाँ कुछ लड़के थे जो फ़िटनेस को, एक कॉन्फिडेंस को शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई पैसों वाला बच्चा है, वो अगर गरीब बच्चों में चला जाए तो उसके खाने वाली चीज़ को या उसके अच्छे साफ़ कपड़ों को भी देख के बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारे माशरे का आज अलमिया भी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए।
बहरहाल वो वाक़यात हुए और उसमें मुझे मार भी पड़ी, बहुत छोटा था मैं, लेकिन गिव अप ना करने की सलाहियत मुझे मेरी खून के अंदर शामिल थी। और मेरे वालिद साहब ने मुझे फिर खाली इसीलिए सिखाया कि मैं अपना कम से कम बचाव करूं और ना कि किसी को मारूं और कोई जुल्म करूं। तो मार्शल आर्ट क्या सिखाता है? मतलब सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मतलब अपने गुस्से पे काबू करना, अपने जो है ना एक्सप्रेशंस पे काबू करना या अपनी इमोशंस हैं उस पर काबू करना, क्या सिखाता है मार्शल आर्ट? मकसद ये हर बच्चे को यहाँ पाकिस्तान में सीखना चाहिए, हर आदमी को सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा स्नैचिंग होती है वगैरह वगैरह, उनके पास तो भाई गन होती है। तो हम कैसे एक पूरा, जब तक हमें आर्ट नहीं आता होगा तो हम किसी को, गन वाले को तो नहीं काबू करेंगे ना। मैं किसी को एडवाइस करूँगा कि आपको मार्शल आर्ट अगर आता है तो अगर कोई गन वाला है तो उसके सामने खड़े हो जाएं आप। जी बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है आपके टीचर का कि आपका टीचर कौन है, जो आपको टीच कर रहा है, जो आपको इल्म दे रहा है, वो इल्म क्या दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो पहले हो जाता है और उसकी थ्योरी बहुत बाद में आती है। तो होना ये चाहिए था कि पहले थ्योरी होती है और फिर प्रैक्टिकल होता। जैसे हमने कुरान को सीखा, उसके बाद उस पर अमल किया और अमल करके भी हम कुरान को पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हमसे हिस्ट्री हम देख लें अपनी 70 साल पहले की, कि इल्म को जो है ना वो बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, मार्शल आर्ट को जिस तरह पेश किया गया है तो आज हम मार्शल आर्ट को देखते भी वैसे ही हैं। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है बाकायदा, ये फिज़िकल एजुकेशन है बाकायदा, और इसके अंदर बॉडी पार्ट से लेके मसल्स की फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट एज वाइज पूरी एक तरतीब है, एक सिलेबस कैरिकुलम है, और हर बेल्ट हर एज के हिसाब से अलग अलग है। हम अभी आपने बेल्टों का जिक्र किया, आपकी कथा कलामी, तो ये बेल्ट वाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक होती है, इतना तो मुझे पता है। तो ये कितना गैप होता है बेल्ट्स में और कौन कौन से कलर होते हैं, और कितने दिन बाद ये सीनियरिटी पे मिलती है बेल्ट, या इसका कोई फिज़िकल टेस्ट होता है या कोई फ़ाइट कराई जाती है फिर ये बेल्ट मिलती है? सफ़ेद कागज़ का मतलब क्या है वाइट बेल्ट? जब वो सफ़ेद कागज़ पे आप कुछ लिखते हैं तो 19-20 उसमें स्याही आती है तो वो येलो हो जाती है। मज़ीद येलो पे और काम होता है तो फिर वो ऑरेंज हो जाती है। इसी तरह वो और डार्क होती है, ग्रीन हो जाती है, और डार्क होती है, ब्लू हो जाती है। मज़ीद हमारी मेहनत, हमारा इल्म, हमारा मुशाहिदा तमाम कंपटीशंस में शामिल होते हैं। वो जब होता रहता है तो उस बुनियाद पे, इल्मी बुनियाद पर आपकी बेल्ट ग्रेडिंग होती रहती है। और ऐसे ही फिर आपकी जो है वो ब्राउन बेल्ट भी आती है, सेकंड लास्ट बेल्ट, एंड देन आफ्टर आपकी लास्ट बेल्ट जो होती है, जो लास्ट बेल्ट बेसिकली नहीं होती, हमारे यहाँ उसको लास्ट बेल्ट माना जाता है, वो है ब्लैक बेल्ट। इसमें दानिश, आप तो उस्ताद भी हैं और टीचर भी हैं, और आप ये आर्ट जो है सिखाते हैं, तो आप के कितने स्टूडेंट हैं अभी तक? देखिए, कब से आपने जो है ना शुरू किया था सिखाना? तकरीबन मेरा इस फील्ड के अंदर 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा टोटल, जिसमें मैं सीखता भी रहा, सिखाता भी रहा, और तकरीबन मैं 26-27 साल से मुस्तकिल सिखा रहा हूँ। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर मेरे काफ़ी लड़के जो हैं वो डिपार्ट के लिए भी गए और पाकिस्तान नेशनल लेवल पे चैम्पियन बने, और गोल्ड मेडल हुए, सिल्वर मेडल भी हुए, और काफ़ी लोग मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं आज भी। आर्मी को बीट करने वाले भी स्टूडेंट मेरे रहे, और मदारिस में और दीगर जगहों पे इतने स्टूडेंट्स हैं कि मतलब मैं शायद उनको मुझे गिनना चाहिए था। और वो कहते हैं ना कि आम खाओ गुठलियाँ नहीं गिनो, और मैंने सिर्फ इल्म फैलाता रहा और कभी ये गिना ही नहीं। लेकिन कम से कम मैं कहता हूँ कि अगर मैं अपने एक वर्बल एक आइडिया लगाऊँ तो कम से कम कुछ नहीं तो 70-80 हज़ार शागिर्द मेरे इस पाकिस्तान के अंदर भी हैं। और आपने तो एक पूरा ब्रिगेड खड़ा कर दिया। तो ये बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आप स्कूलों में हमारे जो है सिलेबस का एक पार्ट बना दिया जाए कि इस मार्शल आर्ट को हर स्टूडेंट्स ने ये सीखना है, आप ये सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए ये सेल्फ डिफेंस फिटनेस ये हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी जो डाइट प्लान है उससे बिल्कुल मुंसलिक है। हम सिर्फ खाकर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमें अगर अपना डाइट प्लान पता हो, हमें ये पता हो कि हमें कितना थकना है, कितना थकाना है, कितना बॉडी यूज़ करना है, कितना उसको डेवलप करना है, कितना खाना और कितना पीना है, क्योंकि इंसान पानी से बना है और पानी ही उसकी असल ग़िज़ा है। तो हमारे खाना भी क्या है, हमने 2 प्लेट बिरयानी खाई तो हम कहते हैं बहुत अच्छी ग़िज़ा ले ली हमने, ज़्यादा खाना भी कोई सेहत नहीं है। तो खाना क्या है, वो डाइट प्लान पूरा इसकी एक लाइफ मैनेजमेंट है पूरी। ये हर बच्चे को, हर बड़े को पता होना चाहिए, स्कूलों के अंदर भी, कॉलेज में भी, फोर्सेस में तो ये आम है। दानिश, मैंने देखा जैसे पहलवान होते हैं उनकी बॉडी बहुत मसद फैट होती है और तगड़े होते हैं। मैंने ज़्यादातर अपने जो मार्शल आर्ट के लोगों को इनको ऐसी बॉडी बनाते हुए नहीं देखा। होता ये है कि हम बॉडी वेट का सही वेलोसिटी, जो उसका वेट है, जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसका मास है, उसको फिज़िकली मैथमेटिकली लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि मैं कराटे वाला हूँ, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने कहा आप तो दुनिया का जो भी आ जाएगा वो मुझे हरा नहीं सकता, मैं हरा दूंगा। नहीं, कभी भी नहीं। ये सरप्राइज़ टेक्निक्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्शल आर्ट सरप्राइज़ टेक्निक पर डिपेंड करता है।
अचानक से मनसूबाबंदी है इसकी बाकायदा। इसीलिए जब हम आपने शुरू में बात भी की थी कि जब कोई स्नैचिंग करता है तो वो तो हथियार के साथ आता है, तो हथियार वाले बंदे के साथ मनसूबाबंदी होती है। आप उसकी गन को देखें, उसकी नाल आपकी तरफ है, आप कितनी ताकत लगा लें वो एक फायर मार देगा, लेकिन अगर आप उसकी नाल को साइड पे कर दिया तो उसकी जितने मैगजीन में गोलियां वो सब साइड पे निकलेंगे, आपको एक भी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो आपने उसकी उस खतरनाक चीज़ से बचना है जो मौत के लिए जो है। आपका कहना है कि टेक्निक इसमें ज़रूरी है? टेक्निक ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिस के साथ हम लोग ट्रेनिंग जो करते हैं, हमारी सिस्टम हमारे स्टाइल के अंदर बहुत डिफरेंट इसका एक तरीक़ेकार है जो दूसरे किसी भी मार्शल आर्ट के अंदर नहीं पाया जाता। आप जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, जैसे हम बचपन में थे वो लन चाकू बोलते थे, नेप चेन बोलते थे, या इसमें स्ट्रिक होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने देखा है अक्सर जो है फिल्मों में वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो आप सब कर लेते हैं और आप एडवाइस करते हैं कि आम आदमी जो है उसको, जो है आपके स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको? ये जो आर्ट है हमारा, इसके अंदर मैं बेसिकली कुबूडो, वर्ड कुबूडो जो है वो एंशिएंट वेपनरी आर्ट है जो ओकिनावा के अंदर ही सिखाया जाता है। अब जापानीज़ भी सीख रहे हैं और दुनिया भर के अंदर उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं उसको पाकिस्तान में लाने वाला पहला शख्स भी हूँ और उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, सिखाते भी हैं हम लोग। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मैं फीमेल्स में भी सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में नंचक लेके बाहर नहीं घूम सकते, छुरियाँ लेके और तलवारें लेके बाहर नहीं घूम सकते। तो 3 इंच से ज़्यादा अगर हम कोई नोक लेके जाएंगे तो उस पर दफ़ा है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो आपके पर्स के अंदर फीमेल के पास नेल पॉलिश होती है, लिपस्टिक होती है, पिन्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें, हत्ता कि मिसवाक होती है जो हम मुसलमान इस्तेमाल करते हैं दांत साफ़ करने के लिए। ये तमाम चीज़ें वेपन के लिए मैं बाकायदा मैंने इस पर कमांड हासिल की है और इसको यूज़ करना सिखाता हूँ मैं। बहुत अच्छे। दानिश ये बताइए कि आप ये रिसर्च कर रहे हैं, तो आप रिसर्च करने तो ज़ाहिर बात है जापान, चाइना और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ गए होंगे, तो आप किस किस कंट्री गए हैं? और दूसरी चीज़ हमें ये बताइए कि आपने पाकिस्तान के लिए और जो अवार्ड जीते उनकी भी ज़रा सी तफसील हमें बता दीजिए। देखिए, अवार्ड्स तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल पे तो मेडल हासिल करते ही रहे, सारी ज़िंदगी हमने इसमें लगा दी। और इंटरनेशनली भी जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल टीम है उसके साथ गया और उसमें ब्राउन्स मेडल, मैंने 2 ब्राउन्स मेडल पाकिस्तान के लिए लिए थे माशाल्लाह 2008 में। और उसके बाद फिर अभी 2019 में 2018 के अंदर जापान सपूतो शहर के अंदर ट्रेडिशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। और गोल्ड बिल्कुल मेरे करीब था, लेकिन चूंकि मेरी एक इंजरी हो गई थी, वहाँ पे बर्फबारी थी और वो पहाड़ी शहर था बिल्कुल, वहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिफरेंट था, तो मेरी जो ब्लीडिंग हुई वो जम गई और जिसकी वजह से मुझे जो है सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगी। अच्छा। तो जो जापानीज़ मुझसे फ़ाइट फाइनल में कर रहा था वो वेट में मुझसे कम से कम 15 kg बड़ा था, जो कि आपको पता है कि सिर्फ 1 से 2 kg मार्जिन होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मेरी फ़ाइट के अंदर जो है मुझे ये मार्जिन मिला, क्योंकि उस वेट के दूसरे वेट मुझे नहीं मिल पा रहे थे, तो गोल्ड मुझसे रह गया। इंशाल्लाह मैंने उसे ये कह दिया कि अगर अब मैं दोबारा आया इस कंपटीशन में और तुम मेरे सामने आए तो गोल्ड पे मैं लेके जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और आप जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और मुझे थोड़ा सा एक ये पूछना था आपसे कि आपने जो रिसर्च की है जापान जाके, उसके बारे में बताएं। रिसर्च का तो ये है कि देखिए, जब मैं जापान गया तो वहाँ पे जो है डिफरेंट मार्शल आर्ट सिखाई जा रही होती है और वो रिसर्च से थोड़ा पीछे हटते हैं जापानीज़। तो मेरा ये वक्त था कि मैं उनके साथ रहा भी, सीखा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक कॉम्पैक्ट पुलिस आर्ट है। तो जब मैं जापान टोक्यो जाने का मेरा हुआ तो वहाँ के मास्टर ने मुझे जब बाय मेलिंग कांटेक्ट किया तो मैंने कहा मैं आके सीखूंगा। तो उनके अल्फाज थे कि आई थिंक कि आपको हैंड कॉम्बैट सीखने की हमसे ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद मुकम्मल हैं। अच्छा। यहाँ आके आप तलवारबाजी सीखिएगा, क्योंकि वो आप शायद नहीं सीखे होंगे, क्योंकि उनका एक समुदाय भी एक सिस्टम है, तो वो मुझे नहीं आता था। तो फिर मैं वहाँ जाके समुदाय सीखा, लेकिन जब मुझे उनकी तरफ से एक सुनहरे अल्फाज मिल गए कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन शेख सादी का कॉल है कि जिसने सीखना छोड़ दिया वो उसी दिन मर गया। तो आपके पास वो समुराई है, सॉर्ड है? जी, मैंने उसकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे ली। अच्छा। और एक तीसरी जनरेशन चल रही है समुदाय की, जो कि पिछली सदियों से होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें लीनेज से चला जाता है मामला, पिछली सदी से कौन लोग थे सिखाए थे, उसके बाद उसको किसने अडॉप्ट किया, एक नस्ल से नस्ल चलता आ रहा है। स्टूडेंटशिप नहीं है, फैमिली और औलाद, बाप से औलाद, इस तरह ये इल्म आगे बढ़ा है। तो उस ज़रिए से मुझे कराटे भी मिली, उसी ज़रिए से मुझे समुदाय जो आर्ट है मुझे वो भी मिला, कुबूडो भी मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला वाहिद मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पहला शहरी हूँ जिसे मार्शल आर्ट टोटली जो मिली वो शिजरा नसब से मिली। एक क्लब, एक मार्शल आर्ट क्लब या एक फेडरेशन से नहीं मिली, शिजरा नसब है पूरा। जैसे हमारा दीन का शिजरा नसब है, अरब से जाके मिलता है, ऐसे ही मार्शल आर्ट का शिजरा नसब है, हज़ारों साल पुराना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक हूँ जो आज की जनरेशन में ये पाकिस्तान के टीच कर रहा हूँ। आपके जो इस फन से मुंसलिक लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको सब जानते होंगे।
जी, इंडियन अदाकार जो अक्षय कुमार हैं, उनकी तरफ से तो मुझे बाकायदा एक इन्विटेशन भी आया था। लेकिन चूँकि अक्षय हमारे कुमार की तरफ से? जी, उनकी कूड ऑफ फेडरेशन है, तो वहाँ से आया था, तो मैं उसमें जाने के लिए ख्वाहिशमंद भी था। मुझे दिल चाहा था कि वहाँ जाके तो मेडल लाजमी लाना चाहिए और उनके होम ग्राउंड से, लेकिन हमारे कुछ यहाँ वीज़ा के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। तो आपके डॉन विल्सन हॉलीवुड मूवीज़ के बड़े मशहूर मार्शल आर्ट के स्टार थे, तो वो डायरेक्टली मेरे कोऑर्डिनेशन में है डॉन आज भी। विल्सन। और गैरी डैनियल्स, ये मार्शल आर्ट के जैसे वैन डैम है, और वैन डैम से भी समाओ मेरी बातचीत जो लाइव जब कभी वो आते हैं तो मेरी उनसे बातचीत रहती है। और बड़े बड़े दुनिया के जो बड़े माने हुए रिसर्चर्स हैं वो आज मेरी कोऑर्डिनेशन में है। जो टॉप 1 इस वक्त जो दुनिया के सबसे नंबर 1 रिसर्चर हैं पैट्रिक मैग्रेट, तो वो समझ लें कि मैं और वो एक ऐसे चलते हैं जैसे एक गाड़ी के 2 टायर। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो अभी समाओ कभी कोई काम होता है तो मुझे बताते हैं, मुझे कोई काम होता है उनसे तो मैं हेल्प लेता हूँ। लुब बात का जो है वो रिसर्च के अंदर ये पता चला कि तारीख़ अफ़साने बनाकर पेश किए गए, बुकों को लिखा गया और पैसा बनाया गया। हकीकत में जो रिसर्च है ये उन जैलों का काम है जो ख़ुद जाकर उस जगह पे जाके पता करें कि इस मिट्टी में क्या एंजाइम्स थे। लाइक जैसे मैं हिरोशिमा गया, जापान गया, ओकिनावा गया, इंडिया गया, चाइना गया, मलेशिया गया और ईरान गया, श्रीलंका गया और बुद्धा के बारे में मालूमात भी करी। क्योंकि हम जब मार्शल आर्ट करते हैं तो हमें फ़ौरन से जो है ना पीठ मोड़ के कह दिया जाता है कि मार्शल आर्ट के माई बाप तो इंडिया है। अब हम चाइना जाते हैं तो कहते हैं इंडिया है, इंडिया जाओ तो कहते हैं जापान है। तो फिर इस कश्मकश को भी ख़त्म किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये रिसर्च पेश भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ। दानिश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, और हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और हम आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला कभी ज़रूरत पड़ी आपको ज़रूर बुलाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।